वेलकम टू टाइम कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज है 28 जनवरी और 28 जनवरी के करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकेंगे उन सभी सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित जितने भी फैक्ट बनेंगे उन सभी फैक्ट के बारे में चर्चा करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा। इसलिए क्लास के अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और एक बात बता दूं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज की क्लास की PDF फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज मैं बता दूं, आज की क्लास अति महत्वपूर्ण है क्योंकि पद्म विभूषण अवार्ड के बारे में मैं बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। चलिए क्लास को स्टार्ट करता हूं और ये रहा आप लोगों के सामने पहला सवाल। क्या है सवाल? हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान पर रखा गया है? तो पहले मैं इस सूचकांक के बारे में बता दूं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक इसको बोलते हैं CPI, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ये रिपोर्ट जो है सो एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो एक संस्था है उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी करता है और ये रिपोर्ट में बताया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कितनी अधिक भ्रष्टाचार है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और इस सूची में भारत को 85वां स्थान मिला है, ठीक है। भारत में भ्रष्टाचार के मामले में भारत कितवें स्थान पर है? 85वें स्थान पर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको ध्यान में रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और मैं बता दूं, इस सूची में भ्रष्टाचार की सूची में प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। डेनमार्क जो है सो पहले स्थान पर है। मैं बता दूं कि इस सूची में जो जितना ऊपर है मीन्स उस देश में उतना कम भ्रष्टाचार है, और जो इस सूची में जितना नीचे है उसमें उस देश में उतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है। तो डेनमार्क पहले स्थान पर है, मीन्स यहाँ सबसे कम भ्रष्टाचार है। अब भारत 85वें स्थान पर है। मैं बता दूं कि भारत के बारे में, भारत जब आता है तो पाकिस्तान के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता होती है, इसलिए मैं बता दूं कि पाकिस्तान इस सूची में 140वें स्थान पर है, ठीक है। मीन्स कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार है पाकिस्तान में, आप सोच सकते हैं। और भारत जो है 85वें स्थान पर है, ठीक है। चलिए मैं अब चलते हूँ अगले सवाल की ओर। ये रहा आप लोग के सामने अगला सवाल। उससे संबंधित जो जो सवाल बन सकते थे वो सभी सवाल। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 जो जारी हुआ है, उस हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें उसमें भारत 101वें स्थान पर, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 121वें स्थान पर है। मैं बता दूं, एशिया पावर इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? पावर इंडेक्स मीन्स इसमें दिखाया गया है कि भारत की सैन्य शक्ति कितनी है विश्व की तुलना में। तो इसमें सबसे पहले स्थान पर है USA, पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर बात करें तो दूसरे स्थान में चाइना, और तीसरे स्थान पर है जापान। तीसरे स्थान पर कौन है? जापान। और चौथे स्थान पर है अपना इंडिया, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि एशिया पावर इंडेक्स में चौथे स्थान पर कौन है? भारत है, ठीक है। भारत की स्थान चौथी है। मैं बता दूं एशिया पावर इंडेक्स है, जबकि अमेरिका जो सो एशिया में नहीं आता है, फिर भी ये जो है सो पहले स्थान पर है, ठीक है। आपको ये सवाल को ध्यान में एकदम रखना है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है। अगला सवाल है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई है? ये मैं बता दूं इस आयोग का काम क्या है। केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसको बोलते हैं CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी अध्यक्षता इस कमेटी की सिफारिश, संथानम कमेटी की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था, ठीक है। संथानम कमेटी के सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था और ये भारत में भ्रष्टाचार पर नज़र रखती है, ठीक है। ये सवाल को आपको क्लियर करके रखना है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो है सो संथानम समिति के सिफारिश पर हुई थी और इसका काम क्या है कि भारत में कहाँ कितना भ्रष्टाचार है वो इस पर निगरानी रखती है, ठीक है। चलता हूँ अगले सवाल की ओर। ये रहा आप लोगों के सामने अगला सवाल, एक और इम्पोर्टेंट सवाल, ठीक है। आप इसको ध्यान में एकदम रखिए, सवाल को गौर से सुनिएगा। इस सवाल को, हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड HPCL के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? मैं बता दूं HPCL के नए चेयरमैन बने हैं पुष्प कुमार जोशी, ठीक है। पुष्प कुमार जोशी जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने, ठीक है, चेयरमैन बने। आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा। और किसके स्थान पर बने? तो ये मुकेश कुमार के स्थान पर पुष्प कुमार जोशी को बनाया गया है HPCL के नए चेयरमैन। आई होप ये सारा सवाल क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं इससे संबंधित सवाल जो बन सकेंगे उस सवाल की ओर। ये रहा, अभी हाल ही में ONGC की पहली महिला प्रमुख बनी, ठीक है। ONGC की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है? तो इसके बारे में मैं पहले भी क्लास में मैं बता चुका हूं और मैं फिर बता दूं, इसकी जो पहली महिला चेयरमैन बनी है वो अलका मित्तल है। अलका मित्तल। अब इस सवाल को ध्यान में रखें कि अलका मित्तल को ONGC की पहली महिला प्रमुख बनाया गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर।
भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी कौन है? इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ कि भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी PFC है, ठीक है। पावर फाइनेंस कंपनी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है सो भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी है और भारत में वर्तमान में कुल 11 महारत्न कंपनी है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है। ओपेक, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो पहले मैं ओपेक के बारे में बता दूं कि ओपेक है क्या। तो जैसा नाम से ही है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ये जो है तेल निर्यातक देशों का समूह है, ठीक है। तेल निर्यातक देशों का समूह है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसका मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय वियना में है, वियना में इसका मुख्यालय है। और वियना जो है सो ऑस्ट्रिया की राजधानी, ठीक है। आपको इस सवाल को क्लियर रखना है। इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बने? मैं अभी हाल ही में पढ़ाया हूँ कि इफ्को के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो कौन बने? दिलीप संघानी। दिलीप संघानी जो है सो इफ्को के नए अध्यक्ष बने, दिलीप संघानी। आई होप ये सारा सवाल क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब चलता हूँ अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। ये रहा आप लोगों के सामने अगला सवाल और आज का एक और महत्वपूर्ण सवाल। सवाल क्या है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल टूरिज्म डे जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, नेशनल टूरिज्म डे, ठीक है। ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है नेशनल टूरिज्म डे? 25 जनवरी को मनाया जाता है। आई होप ये सवाल क्लियर हुआ देने के लिए। क्यों इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? पर्यटन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। आपको इस सवाल को ध्यान में रखना है। आप तो ये बता दो कोई विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? आप इस सवाल का जवाब दे दें, ठीक है। चलिए तब तक चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आप लोगों के सामने अगला सवाल, जनवरी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बन सकते हैं सभी सवालों का। विश्व ब्रेल दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है सो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात करें अगला सवाल, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। अब तो ये बता दिए कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ठीक है। आपको ये बताना है। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाएगा? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी से और 2022 से प्रधानमंत्री द्वारा ये घोषणा किया गया कि अब से नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। और कब? 16 जनवरी से, ठीक है। ये सवाल डबल छप गया, इसको आप एक और सवाल इसमें मान लीजिए कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस के याद में 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के दिवस में, जन्म दिवस पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब चलते पिछले सवाल की ओर, मैं बता देता हूँ इसका जवाब। विश्व टूरिज्म डे की बात करें तो विश्व टूरिज्म डे 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आप ये सवाल को ध्यान में रखें। अगला सवाल, विश्व हिंदी दिवस के बारे में पूछे तो विश्व हिंदी दिवस जब पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो 10 जनवरी 1975 को, 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये रहा आप लोग सामने चौथा सवाल। सवाल को गौर से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा आप सवाल को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट हाल ही में जारी हुआ है और ये कौन जारी किया है? तो मैं बता दूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको बोलते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, ये रिपोर्ट जारी करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। और ये रिपोर्ट में क्या कही है, कौन सा रिपोर्ट जारी की है कि विश्व की अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से आगे की ओर बढ़ेगी, ठीक है। तो मैं बता दूं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में 2021 की बात करें तो 2021 में विश्व की ग्रोथ रेट जो होगी वो 5.9% की दर से वृद्धि करेगी, ठीक है। और 2022 की बात करें, 2022 में विश्व की अर्थव्यवस्था जो है सो 4.4% की रेट से बढ़ेगी, ठीक है। आपको इम्पोर्टेंट सवाल इसमें यह ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो जारी की है उसमें भारत में ग्रोथ रेट का क्या अनुमान लगा है। इंडिया में
इंडिया की अर्थव्यवस्था किस रेट से बढ़ेगी, ठीक है। इंडिया की ग्रोथ रेट क्या होगी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान, ग्रोथ रेट का अनुमान जो है सो 9% की दर से भारत की अर्थव्यवस्था इस 2021-22 में वृद्धि करेगी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो इसके प्रमुख जो है क्रिस्टिना जॉर्जिवा हैं, और इसका मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। आप ये तो बता दीजिए कि वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है, ठीक है। आपको बताना है कि वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है। अगला है विश्व बैंक। विश्व बैंक का मुख्यालय बात करें तो इसका भी मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा इसका भी मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। और विश्व व्यापार संगठन WTO जिसको बोलते हैं WTO, इसका मुख्यालय कहाँ है, WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। मैं बता दूं WTO की स्थापना कब हुई, तो 1995 में, 1995 में WTO की स्थापना हुई है, ठीक है। और WTO की पहली महिला अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नागोंजी ओकांजा इवेला जो है वो WTO की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है, जो नाइजीरिया की है, ठीक है। आपको ये सवाल को ध्यान में रखना हर हालत में, क्योंकि ये WTO की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है। अगला सवाल, अगला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO की बात करें, जिसको बोलते हैं UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ठीक है। इसके प्रमुख की बात करें तो इसके प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस है। आई होप ये सारा सवाल मैंने क्लियर कर दिया है विथ ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, और ये सवाल क्या है कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो मैं बता दूं पहले ग्राफीन के बारे में। ग्राफीन क्या है, तो ग्राफीन एक क्या है, ग्रेफाइट का एक परत है, ठीक है। ग्राफीन क्या है, ग्रेफाइट का एक परत है। ग्रेफाइट का एक क्या है, परत है, जो काफ़ी पतली होती है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना, ये काफ़ी क्या होती है, पतली होती है, काफ़ी ये पतली होती है और मजबूत, पतली और साथ में मजबूत होती है, ठीक है, मजबूत होती है। आपको समझ में आएगा कि ग्राफीन क्या है, तो ग्राफीन एक ग्रेफाइट का एक परत है, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक कॉपी, पूरी कॉपी आपकी क्या है, ग्राफीन है, ठीक है। एक पूरी कॉपी क्या है, एक ग्रेफाइट है, ठीक है। आप समझ लीजिए उसका एक पेज अगर आप निकाल लेते हैं तो आप उसको समझ लीजिए क्या ग्राफीन है। आई होप ये सवाल समझ में आया होगा कि ग्राफीन क्या है, ग्रेफाइट का एक परत है, ठीक है। और ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट एक कोयले का अपरूप है, ठीक है। ग्रेफाइट क्या है, कोयला का एक अपरूप है। आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा। ग्राफीन नवाचार केंद्र जो है सो केरल में खोला जाएगा, ठीक है। ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, केरल में। आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। मैं बता दूं, अब अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क, भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क जो है कहाँ स्थापित किया गया है। मेडिकल डिवाइस पार्क के बारे में बात करें तो ये भी कहाँ स्थापित किया गया है, केरल में। कहाँ, केरला में भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया गया। मैं बता दूं केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथकली है, क्या, कथकली और मोहिनी अट्टम, क्या, मोहिनी अट्टम जो है सो केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। आपको ये सवाल क्लियर रखना है, ठीक है। सवाल क्लियर हुआ होगा कि ग्राफीन क्या है। ग्राफीन एक ग्रेफाइट का एक परत है और ग्रेफाइट कोयला का अपरूप है। ग्राफीन पतला और काफ़ी मजबूत होता है। और जो ग्राफीन नवाचार केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया गया है, केरल में। आई होप ये सारा सवाल क्लियर हुआ होगा। मज़ा आ रहा होगा सेशन, तो लाइक और शेयर दबा के करें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। सवाल क्या है कि जेरी गाँव किस केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गाँव घोषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसमें स्टार लगा लीजिए, आने वाले एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन छपेगा, आप इसको लिख लें। मैं दिखाऊंगा उस टाइम आपको कि जेरी गांव किस केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर का जेरी गांव है जो दुग्ध केंद्र घोषित किया गया है, दूध गांव घोषित किया गया है, ठीक है। अब इससे संबंधित सवाल की ओर ले चलते हैं। आई होप सवाल क्लियर हुआ होगा कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं, मतलब दूध क्रांति जिसको बोलते हैं। आप इसमें एक सवाल बता दीजिए कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। आप सवाल बता दीजिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। मैं अगला सवाल की ओर चलता हूँ। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, ठीक है। जिसको जो अमूल दूध के संस्थापक हैं, अमूल दूध पीता है इंडिया, वर्गीज कुरियन। दच्चीगम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, दच्चीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। आई होप क्लियर हुआ होगा कि दच्चीगम नेशनल पार्क कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। चलते हैं पिछले सवाल की ओर कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है कब मनाते हैं, 26 नवंबर को। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और विश्व दुग्ध दिवस जो 1 जून को,
1 जून को विश्व दूध दिवस मनाते हैं और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। आई होप ये सारा सवाल क्लियर हुआ होगा। अब ले चलते हैं मैं अगले सवाल की ओर। और एक और इम्पोर्टेंट बहुत बेहतरीन सवाल, ठीक है, आप इस सवाल को एकदम गौर से सुनिए। सवाल क्या है, मंत्री ने 2022 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। आप इस सवाल को ध्यान से सुने, ठीक है, कि प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार कितने बच्चे को इस बार दिया गया है? तो इस बार प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2022 के लिए 29 बच्चों को दिया गया है। इसमें पुरस्कार की राशि प्रति बच्चा, ठीक है, प्रति बच्चा जो है सो 1 लाख रुपया दिया जाएगा। कितना? 1 लाख रुपया प्रति बच्चा इनामी राशि दिया जाएगा, ठीक है। आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो शेयर और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा अगला सवाल, उससे संबंधित अभी जो वर्तमान में हाल ही में कौन कौन से अवार्ड किसको दिए गए हैं वो सभी सवाल। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत ही बढ़िया सवाल है, एकदम लिख लियो, आप इसे लिख लें, ये सवाल छपेगा, ठीक है, आप इसको लिख ले, ठीक है। सवाल क्या है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? ये 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजा, जो 2022 के लिए अवार्ड दिए गए, ठीक है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए दामोदर मौजा को, और 2021 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, किसको दिया गया है? नीलमणि फुकन, नीलमणि फुकन को ये अवार्ड दिया गया 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि 56वां था, ठीक है। और 57वां किसको दिया गया है 2022 के लिए? दामोदर मौजा। ये मैं बता दूं, ये अवार्ड एक ही बार दिया गया है, लेकिन अलग अलग वर्षों के लिए दिया गया था। 2021 के लिए नीलमणि फुकन को और 2022 के लिए दामोदर मौजा को। तो इसको याद कैसे रखेंगे, मैं एक बहुत बढ़िया ट्रिक आपके लिए लाया हूँ। को नीलमणि फुकन, देखो फूफा जी रूस जाएंगे, नहीं ऐसा याद रखने का, फूफा जी रूस जाएंगे, उसको मनाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। कितना? 56 इंच का। तो ऐसे याद रखेंगे, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन, फूफा जी को, ठीक है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, मजा आ रहा होगा, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जी को। और जब फूफा जी मान गए तो ठीक है, उसके बाद मौजा ही मौजा, तो दामोदर मौजा, ठीक है, इसे याद रखेंगे। दामोदर मौजा को 2022 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ठीक है। अब मजा आ रहा है, ये सवाल में नया है, एकदम यूनिक सवाल है, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखें। अगला क्या है, सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र आपदा पुरस्कार से विनोद शर्मा को सम्मानित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रथम फाउंडेशन, ये एक संस्था है जिसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। आज के सवाल अति महत्वपूर्ण है, आप क्लास को बढ़िया से देखें और जरूरत पड़े तो नोट कर लें उन सवालों को जो आप भूल सकते हैं, ठीक है। आप चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आप लोग सामने अगला सवाल, पद्म विभूषण सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? मैं बता दूं, पद्म विभूषण जो है सो 26 जनवरी को दिया जाता है, ठीक है। पद्म विभूषण 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन दिया जाता है ये। और इस बार कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया? तो मैं बता दूं, इधर लिखिएगा, पद्म विभूषण इस बार 4 व्यक्तियों को दिया गया, 4 व्यक्ति को जो है इस बार का पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। वो 4 कौन है? ये चारों जो यहाँ ऑप्शन में दिख रहे हैं, ये चारों हैं जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पहले कौन है? जनरल बिपिन रावत, आपको पता होगा, ये मरणोपरांत दिया गया। कल्याण सिंह, इसको भी मरणोपरांत दिया गया, ये यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस, ठीक है। फिर राधे श्याम खेमका को भी दिया गया पद्म विभूषण और प्रभान ने। ये 4 वो सवाल हैं और ये 4 वे नाम हैं जो आने वाले एग्जाम में छप सकते हैं, छप नहीं सकते हैं, एकदम छपेंगे 100%। अब लिख लीजिए, ये सवाल छपेंगे आने वाले एग्जाम में कि पद्म विभूषण, इन ऐसे आएगा सवाल कि पद्म विभूषण इनमें से किन व्यक्तियों को नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 4 व्यक्ति हैं जिसको पद्म विभूषण दिया गया, जनरल बिपिन रावत, कल्याण सिंह, राधे श्याम खेमका और प्रभा अन्य, ठीक है। आप ये सवाल को ध्यान में रखें, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। और एक और सवाल इसमें बता दें कि पद्म भूषण इस बार जो भारत रत्न नहीं दिया गया। आपको याद में रखना है कि भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, इस बार किसी को नहीं दिया गया, ठीक है। और दूसरा सर्वोच्च सम्मान भारत का जो है पद्म विभूषण है, और तीसरा सर्वोच्च सम्मान भारत का पद्म भूषण जो है। और इस बार जो पद्म भूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया है? पद्म भूषण जो इस बार 17 व्यक्तियों को, आप इसको ध्यान में रखना है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जिसके बारे में इसके बारे में अलग से क्लास में आपके सामने लाऊंगा, उस समय डिटेल में बताऊंगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है, हाल ही में असम वैभव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो असम वैभव सम्मान, ये असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, असम का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है
जो असम सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है, असम वैभव सम्मान। और इस बार असम वैभव सम्मान जो है सो रतन टाटा को दिया गया है, ठीक है। आपको ये सवाल को क्लियर रखना है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा 10वां सवाल और आज का अंतिम सवाल। ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो मैं बता दूं, जिसका नाम से ही है ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो ढाका कहाँ? बांग्लादेश की राजधानी है, बांग्लादेश, ठीक है। तो ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में, ठीक है। आयोजन बांग्लादेश में। और ये केवें क्रम का था? ये 20वें नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था। और इसमें भारत की फिल्म कुजंगल, किसको? कुजंगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। कुजंगल सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? कुजंगल। आई होप ये सारा सवाल क्लियर हुआ होगा। और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, महत्वपूर्ण क्लास था, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें आगे बढ़ने में, ताकि हम आपके लिए और इनोवेटिव तरीके से और अच्छे अच्छे सवाल आपके सामने मैं लाऊँ, ठीक है। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।